जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जिसमें आजकल सुर्खियों में चल रही है। हाउ सीजीआई इज अपॉइंटेड। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट किया जाता है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंटमेंट किया जाता है, जानेंगे आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। साथियों, अभी हाल फिलहाल में ये आपके सुप्रीम कोर्ट आप देख पा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ल नहीं देखी होगी, जरा देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये मिलिए, इनसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये एक। इनका नाम है जस्टिस यू ललित, जो अभी सर्व कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस के रूप में। इन्होंने सरकार को रिकमेंडेशन भेजी है अपने सक्सेसर के रूप में कि मेरे बाद कौन इस देश के सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस की पोस्ट को लीड कर रहा होगा। इन्होंने नाम भेजा है ये DY चंद्रचूड़ जी। इनका नाम भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगले नियुक्त करने के लिए। अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा इनके नाम को सरकार ने मंजूरी दे दी, तो बहुत जल्दी आपको सुप्रीम कोर्ट के जज देखने को मिल सकते हैं DY चंद्रचूड़ जी। क्योंकि जस्टिस यू ललित जी का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रहा है, और ये जो DY चंद्रचूड़ जी हैं, ये 10 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लेने वाले हैं। तो जानेंगे आज के इस क्लास में कि किस तरह से ये कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज डिसाइड करते हैं कि अब मेरे बाद कौन बनेगा। तो साथियों, उस सिस्टम का नाम होता है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम के तहत आपके सुप्रीम कोर्ट के जजों का नियुक्ति की जाती है कि ये अब हमारे बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें 5 मेंबर जो होते हैं वो बैठते हैं, एक 5 मेंबरों का पैनल होता है जो बैठते हैं, और 5 मेंबरों के पैनल के साथ साथ इसमें ये भी दिखाया जाता है कि इसमें जो 4 होते हैं वो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं कोर्ट के, और जो एक होता है और एक जो होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं। मतलब इस तरह से आप समझिए इस बात को कि इसमें एक 5 मेंबर की बॉडी होती है कॉलेजियम सिस्टम, उसमें जो एक होते हैं चीफ जस्टिस होते हैं और जो 4 होते हैं वो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ठीक इसी तरह से हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में भी इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए, इसी सेम प्रोसेस को अपनाते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी अपॉइंटमेंट किया जाता है इस कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही। साथियों, ये कॉलेजियम सिस्टम जो होता है ये आपको काफ़ी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इसकी जो स्थापना की गई थी वो फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस, इन तीनों ही जज केस के बाद की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 28 जनवरी 1950 को की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना की गई थी तो उस समय ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जुडिशियल हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश नहीं होने देता है, चाहे वह सरकार से हनन नहीं होने देता है। ये आपके न्यायों की रक्षा करता है। आपके साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपना मामला लेके। सुप्रीम कोर्ट में जाने के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, खैर अभी हम उस बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। अभी हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को कॉलेजियम सिस्टम के तहत नियुक्त किया जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत तो अपॉइंट कर लिया जाता है, लेकिन इस सिस्टम में सब लोग खुश नहीं रहते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम के साथ एक कमजोरी है। इस सिस्टम के साथ कमजोरी दरअसल ये है कि कई बार हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनको ना बनाते हुए हम एक ऐसे व्यक्ति को बना देते हैं कॉलेजियम सिस्टम से कि जो मतलब सीनियर मोस्ट जजेस नहीं हैं। तो इस बारे में सरकार को लगा कि हमें कोई बिल लेके आना चाहिए, तो सरकार इस मामले में बिल लेकर आई। उसे बोला गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सरकार ये जो है बिल लेकर आती है, और जो बिल लेकर आती है उसमें ये बताया जाता है कि सरकार जब ये बिल लेकर आती है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो वो ये कहती है अपना प्रस्ताव लाते हुए कि हम आपके कॉलेजियम सिस्टम को नहीं मानते हैं, हम नहीं चाहते कि आप कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों का अपॉइंटमेंट करें। हम चाहते हैं, हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी।
ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को हैंडल कर रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, ये इसको हैंडल कर रहे हैं अभी। तो इनके द्वारा रिकमेंडेशन भेजी गई थी, एक बिल पास किया गया था 2014 के अंदर, किंतु 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड मानते हुए। इस बिल में ऐसा क्या था? इस बिल में उन्होंने ये कहा था NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के अंदर ये लोग 4 लोगों का पैनल था। इसमें एक तुम्हारा जो लॉ मिनिस्टर हैं वो रहते और 3 सीनियर मोस्ट जजेस रहते। उसके बाद जो 2 अपने अपने फील्ड में, ज्यूरिस्ट के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, उनका एक पैनल के तहत एक सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट किया जाता। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इस प्रस्ताव को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनवॉइड कह दिया कि सरकार का हस्तक्षेप हम जुडिशरी में नहीं चाहते हैं। क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और डेमोक्रेसी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है वो तुम्हारा रहता है, लेकिन जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है या सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मामले में इस तरह से निकल के आए सामने कि लोगों को ऐसा न लगे कि सरकार का हस्तक्षेप है इस चीज़ में। इसलिए उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। अब आपके कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हमने बता दिया। अब कॉलेजियम सिस्टम में क्या लिखा हुआ है? कॉलेजियम सिस्टम आर्टिकल नंबर 124 के तहत और 217 के तहत ये लिखा हुआ है कि हमारा जो संविधान है वो डील करेगा इसको कि जजों का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, किसमें? सुप्रीम कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में। अब हमारे यहाँ जो इंडियन जुडिशरी है वो काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी हायरार्की हम लोगों ने बना रखी है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट टॉप लेवल पे, इसका फैसले को कोई नहीं टाल सकता। उसके जस्ट नीचे आपके हाई कोर्ट्स, जो कि अभी देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग स्टेट्स के अंदर। उसके बाद फिर हाई कोर्ट्स के भी नीचे तुम्हारे लोअर कोर्ट्स होते हैं और लोअर कोर्ट्स के भी नीचे तुम्हारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी होते हैं। तो कुछ इस तरीके की हायरार्की हमारे संविधान में डेवलप हो रखी है कि यदि किसी व्यक्ति को एक कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है तो वो न्याय के लिए ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये एक हायरार्की हमारे इस संविधान में मिली हुई है। आर्टिकल 124(2) जो कहता है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज जो होते हैं उनका बेशक रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भेजा जाता है, किंतु उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, उनको शपथ दिलाने का जो कार्यक्रम होता है वो प्रेसिडेंट की ही मौजूदगी में होता है। यदि प्रेसिडेंट मौजूद नहीं होते हैं, किसी कारणवश किसी देश के दौरे पर हैं या किसी अन्य कारणवश वो उस समय मौजूद नहीं हैं, तो प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी का नाम दे के जाएंगे कि ये व्यक्ति की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ लेंगे। इनका एक विशेष शपथ कार्यक्रम होता है जिसमें ये शपथ लेते हैं कि मैं अपने संविधान के प्रति ईमानदार रहूँगा, लोगों को न्याय देता रहूँगा, सरकार के खिलाफ या किसी भी ऐसे मामले में जहाँ पर न्याय लगेगा मैं दूंगा हर प्रकार से। तो ये कुछ शपथ लेते हैं ये। सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में हम बात करते हैं तो इनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है सर्व करने की, वो 65 ईयर्स तक ये लोग सर्व कर सकते हैं, 65 ईयर्स तक। लेकिन ऐसा होता है कई बार, हमने आपको पहले ही बताया कि कॉलेजियम सिस्टम में कई बार ये लोग क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म इसका यही होता है कॉलेजियम सिस्टम का, कि ये लोग सीनियर मोस्ट जजेस को काफ़ी बार वरीयता ना देते हुए जो उनसे थोड़े नीचे लेवल के हैं तो उनको ये लोग वरीयता दे देते हैं। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम का क्रिटिसिज्म होता है, इसीलिए ये लोग NJAC को लेकर आए थे। किंतु वो बात अलग है। अभी जैसे एक केस हुआ था आपका, जिसमें अभी ये UU ललित जी थे, ये सीनियर मोस्ट जजेस नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के, किंतु ये फिर से बने हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि सीनियर मोस्ट जजेज ही बनेंगे, जिसके अंदर क्वालिटी है, जिसके अंदर एबिलिटी है इस देश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में लीड करने की, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। हम बात करते हैं कि किस तरह से ये कॉलेजियम सिस्टम निकल के आया। तो कॉलेजियम सिस्टम हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ था। हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई थी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ कि कॉलेजियम सिस्टम जो है, इस नाम की कोई चीज़ हमारे संविधान में पहले था ही नहीं। ये धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से इवॉल्व होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से किस तरह से इवॉल्व होता है, 3 केस थे तुम्हारे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस। उन तीनों केसेस से इवॉल्व होता है। तो जो फर्स्ट जज केस था उसमें क्या था, SP गुप्ता एक व्यक्ति थे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स SP गुप्ता ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर केस किया 1981 में।
और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि मेजॉरिटी जजमेंट जो रहती है तुम्हारी वो यही रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंसल्टेशन यूज्ड इन आर्टिकल्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। और इन तीनों केसेस से, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस के तहत तुम्हारा ये कॉलेजियम सिस्टम का एवोल्यूशन निकल के आता है। कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर हमने पहले ही बता रखा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं चाहा था कि एनजेएसी आए, है ना, एनजेएसी एक्ट्स वगैरह आएँ। ये कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कुछ दे रखा है हम लोगों ने, कॉलेजियम सिस्टम विल बी हिस्ट्री सून, ऐसा आर्टिकल्स आजकल पब्लिश हो रहे हैं। द हिंदू में भी एक कल आर्टिकल पब्लिश हुआ था, इसमें दिखाया जा रहा था डिबेट ऑन कॉलेजियम सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल निकल कर आ रही हैं हमारे देश के सामने। हालांकि उस बारे में चर्चा ना करते हुए उम्मीद करते हैं आपको कॉलेजियम सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा, एनजेएसी भी काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आया होगा, है ना। और ये एनजेएसी वर्सेस कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बता रखा है कि 3 जजेज केस है ना। एनजेएसी क्या है? एनजेएसी एक बॉडी है, क्रिएट की गई थी